Assalamu alaikum. Welcome back to another video. I am Mr. Ahmad, first year MBBS student at the Heber Medical College, Peshawar. हम सब जानते हैं कि MD का 2024 करीब आ रहा है और इससे एक्सपेक्टेड दैट एंड ऑफ अगस्त या सितंबर की फर्स्ट वीक में हो सकती हैं। और इसके रिगार्डिंग मुझसे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब के कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज की वीडियो उन कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेंबर इसके इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये सारी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड है। ये ज़रूरी नहीं कि ये 100% आपके साथ भी रिलेट करे, बस आपने अपनी वीक पॉइंट को देखना है और उसको इसके मुताबिक इम्प्रूव करना है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर आप लोग अपनी क्वीज एमबीकेट के रिलेटेड पूछ सकते हैं या अपनी स्टडी के रिलेटेड पूछ सकते हैं। सब ज़्यादातर लोग रूटीन के बारे में पूछते हैं कि एमडीकेट के लिए किस तरह रूटीन सेट करें। जब बात रूटीन के लिए आती है तो याद रखें कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक नाइट ओल, एक अर्ली बर्ड्स, और आपने अपने आप को जज करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। नाइट ओल वो जो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अर्ली बर्ड वो जो दिन के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं कि आपको किस टाइम ज़्यादा एक्टिव माहौल मिलता है या किस टाइम आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मैं अपनी रूटीन के बारे में बताऊं तो मैं ज़्यादातर रात को ही एक्टिव रहता। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं सो जाता, दोपहर को उठता, जोहर और लंच, जोहर की नमाज पढ़ लेता और लंच कर लेता और उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता। फिर मगरिब के वक्त 30 to 40 मिनट्स के लिए मैं वॉक कर लेता और फिर रात 10, 11, 12 बजे 1-2 घंटे की नैप ले लेता, नींद वगैरह कर लेता, फिर उसके बाद सुबह तक पढ़ने बैठ जाता। और ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप किस वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ये रूटीन अक्सर फ्लक्चुएट करती है एमडीकेट में। आपको कभी कभार नींद ना आएगी तो ज़बरदस्ती अपने आप को सुलाने की कोशिश ना करें, जब नींद आ जाए तो उस वक्त सो जाया करें। एंड जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ होती है वो एमडीकेट के लिए एकेडमी होती है। कुछ लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करे कि ना करें। अगर ज्वाइन करनी है तो फिजिकल ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें। फॉर नाउ जिन लोगों ने एकेडमी ज्वाइन की है उनका तो ठीक है, पर जिन लोगों ने नहीं की है तो उन सबको मैं इन दो फिजिकल ऑनलाइन इन दोनों की ड्रॉबैक्स बता दूं। फिजिकल एकेडमी में आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया होता है, स्टार्ट में स्लो जाते हैं और एंड में जल्दी कोर्स को ख़त्म कर लेते हैं। और इसका फिजिकल एकेडमी का फ़ायदा ये है कि आपकी डिसिप्लिन को मेंटेन रहती है। आप एक किस्म की ये आपका टाइम टेबल कैरी करती है, बट आपने अपने टाइम का ख्याल रखना है। ऑनलाइन एकेडमी में ये होता है कि आपने अपने डिसिप्लिन खुद ही मेंटेन करना है, अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, वहाँ पे भी आपने लेक्चर्स खुद ही लेने हैं, खुद ही इन सारी चीज टाइम टेबल को कैरी करना होता है। एंड ऑनलाइन एकेडमी एक फायदा ये होता है कि आपके टाइम को बहुत ज़ाया करते हैं। जिन्होंने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की उनके लिए मेरी सजेशन ये होगी कि आप अपनी एकेडमी से 1-2 चैप्टर आगे कोर्स को ले जाएं और जिन टॉपिक्स या जिन चैप्टर्स में मसला होता है आप स्पेसिफिक उनकी लेक्चर्स लिया करें एकेडमी में डेली। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम ज़ाया करें तो अगर आप इस सजेशन को फॉलो कर देते हुए आपके टाइम को बचा सकती है। वैसे मैंने एमडीकेट के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, ना ही फिजिकल और ना ही ऑनलाइन। ये अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने एफएससी में किस तरह स्टडी की है। मेरे एफएससी में तकरीबन ऑलमोस्ट 70 to 80% कोर्स कवर हो चुका था और मुझे लग रहा था कि मुझे एकेडमी की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सेल्फ स्टडी ही की। और अब आते हैं स्टडी मेथडोलॉजी के, किस तरह कोर्स को कवर करें या किस तरह एक चैप्टर या सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले जनरली बात करते हैं कि आपने जब आप पहली बार शुरू करते हैं तो आपने बुक रीडिंग करनी है और साथ में जो आपने लेक्चर नोट किए हैं एफएससी में उसको भी रीड करना और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट्स में और उसको हाईलाइट करना है कि जब आप दूसरी बार रिवीजन करें तो आपको पूरे नोट्स रीड ना करने पड़े, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही रीड करना पड़े। और जो हार्ड टॉपिक्स है, जो जिसकी समझ आपको नहीं आती, उसकी लेक्चर ले लें। और एक बात याद रखें कि जब भी आप कोई टॉपिक या चैप्टर खत्म कर ले तो उसके एंड में एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि बाद में फिर ये और बर्डन हो जाती है। बाद में इंसान नहीं कर सकता कि आप सारे चैप्टर्स के एक ही साथ फिर प्रैक्टिस करें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ले तो उसमें जो रॉन्ग एमसीक्यूज है उनको हाईलाइट करते जाए। और जो ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जो रॉन्ग एमसीक्यूज है उनको हाईलाइट करते जाए। जब भी आप रिवीजन करते हैं तो इस एमसीक्यूज पर गो थ्रू करें, जो आपके रॉन्ग एमसीक्यूज है इनको दोबारा अपनी रिवीजन में देखना है। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जो मुझे लगता है।
मैं एट ए टाइम एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। वीकली अपनी फाइनल सबमिशन लगा चुका था कि मैंने ये कोर्स इस वक्त खत्म करना है, और फिर उस कोर्स को बुक को पेजेस पर डिवाइड करके और अपने कोर्स को पेजेस पर डिवाइड करके, और मैंने अपने लिए टारगेट रखा था कि मैं इस दिन इतने पेजेस पढ़ूंगा या इतने चैप्टर्स करूंगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो चैप्टर्स की बुनियाद पर ये चीज थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाती है। तो मैंने पेजेस की बुनियाद पर ये टाइम टेबल डिवाइड किया था। और ये जरूरी नहीं कि आपने एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट करना है या एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट करने हैं। बस जब तक एक सब्जेक्ट को पकड़े रखो, जब आप उससे बोर हो जाओ तो उसको छोड़ दो, दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ लो। ये जरूरी नहीं कि बस आपने अपने लिए एक लिमिटेशन बना ली कि मैंने यही सब्जेक्ट पूरे दिन करने या ये तीनों सब्जेक्ट खामखा करने हैं। तो अपने जब तक आप एक सब्जेक्ट से बोर नहीं होते तो उस सब्जेक्ट को करते रहे, जब बोर हो जाए तो दूसरे सब्जेक्ट को उठाने, इस तरह चलते रहे, अपने आप पर लिमिटेशन ना रखें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, या लास्ट डेज में एंजाइटी इंसान को बहुत होती है। उस एंजाइटी को कोप करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप मगरिब या सुबह के वक्त 30 to 40 मिनट्स का वॉक करें और उसमें अपने हार्ड वर्क के बारे में सोचे और अपने आप को एज्यूम करे कि एमसी में। ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होती है आपके लिए कि जब बंदा अपनी ड्रीम के बारे में सोचता है और उसे अचीव करने के बाद जो खुशी होती है उसको महसूस करता है, तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट रखेगी अपनी स्टडी डिसिप्लिन के लिए। और अब आते हैं कि आपने एक एक सब्जेक्ट को किस तरह कवर करना है और कौन कहाँ से हेल्प लेनी है। तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। एंड बायोलॉजी में इस तरह है कि ज़्यादातर बुक लाइंस आते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन वगैरह एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने डायग्राम को भी अच्छी तरह देख लेने। और इसके अलावा सॉल्विंग टाइप एमसीक्यूज जिस तरह के इनहेरिटेंस में है वो भी लाजमी आते हैं। और इसके लिए बुक्स के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट रिकमेंडेड अपना ही टेक्स्ट बुक है। और इसके अलावा आप गोल्डन सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके होते जो कि आपके फेडरल वगैरह को कवर कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार केमियम डिकेट में बायो में स्पेशली कुछ एमसीक्यूज फेडरल के आए हुए थे। तो अगर आपके पास टाइम है तो गोल्डन के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो आपके फेडरल को भी कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको रहने दें, क्योंकि 95% एमसीक्यूज आपकी अपनी ही बुक से आते हैं। इसके अलावा आप लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी गार्डियन, अगर स्पेसिफिक टॉपिक्स में मसला है तो उसके लिए आप बायोलॉजी गार्डियन और रितुवाल यूट्यूब पर इसके लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा मुश्किल जिस चैप्टर को कंसिडर किया जाता है वो एनीमिलिया होता है, और इससे तकरीबन 4-5 एमसीक्यूज एमटीकेट में आते हैं, कभी कभार 3 या 4 आ जाते हैं। उसमें ज्यादातर आसान होते हैं, कुछ मुश्किल हो जाते हैं। तो आपने एनीमिलिया किस तरह करना है कि आपने डेली एक फाइलम रीड करनी है और उसमें हेडिंग्स, आपने एक चार्ट बनानी है, उसमें रोज और कॉलम बनाने हैं और रोज में अपने हेडिंग्स लिखनी है हर एक फाइलम के, और कॉलम से अपनी फाइलेंस लिखनी है। ठीक है, जब आप एक फाइलम रीड करते हैं तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें उस चार्ट को भर देना है। अगर मैं वीडियो में शो कर देता हूँ मैं अपना चार्ट जो मैंने बनाया हुआ था। और अब आते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ज्यादा टेक्निकल है, उसमें एमसीक्यूज बड़ी ट्रिकी से आते हैं, जैसे कि स्ट्राइकोमेट्री है और थर्मोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स हैं तो उसकी बड़ी ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं। और केमिस्ट्री को कवर करने के लिए वाजिद अली काम्बू के एमटीकेट के लेक्चर्स मौजूद हैं और उससे मेरे ख्याल में अच्छी तरह कवर हो जाती हैं। अगर फिर भी किसी टॉपिक में मसला है, कंसेप्ट वाइज मसला है, तो आप स्पेसिफिक टॉपिक के लिए एरिक पांडे की लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो मेरे ख्याल में उसके लिए लेक्चर्स की इतनी जरूरत नहीं होती। अगर आपने एक बार ली हो बस उस पर जिस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं अगर आप वो प्रैक्टिस कर ले प्रैक्टिस बुक से, तो वो काफी है मेरे ख्याल में। और इसकी जो केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिस बुक्स हैं जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है वो चैंपियन है, लेकिन चैंपियन में थोड़े से एमसीक्यूज आउट दिए हुए हैं जो कि बुक में नहीं है, तो आपने उनको स्किप करना है। बस जो भी एमसीक्यूज सिलेबस के रिलेटेड नहीं है आपने उसको स्किप करना है। एक बात, ये चीज आपकी बड़ी टाइम को सेव करेगी। इसके अलावा अगर आपको चैंपियन सीरीज मुश्किल लग रही है तो आप एप्पल सीरीज को भी देख सकते हैं। फिजिक्स और इंग्लिश के बारे में मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री के लिए रहती थी तो मैंने उनको इसी में एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की चीज़ नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो इंग्लिश और फिजिक्स ही क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो इसके लिए अपनी जनरल कंसेप्ट को समझना है कि जो टॉपिक्स दिए हुए हैं फेमडीसी ने, उसको समझना है कि इस पर किस किस्म के
एमसीक्यूज आते हैं, आपने थोड़े से एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, जैसे किप्स के एमसीक्यूज मेरे ख्याल में मौजूद है, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस टेस्ट में जो एमसीक्यूज आ जाते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब पर मकसद ऐप के एक वीडियो है लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, तो 1 घंटे के उसमें तकरीबन जो टॉपिक्स है उसके एमसीक्यू सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं उन्होंने। इसके अलावा आप यूट्यूब पर इसके एमसीक्यूज देख सकते हैं। प्रैक्टिस बुक से ज़्यादा अच्छे मैं यूट्यूब के लेक्चर ही रिकमेंड करूंगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए 1-2 लेक्चर ही देख ले तो काफ़ी है। और अब आते हैं शॉर्ट नोट्स पर। मैंने इस तरह किया था कि मैं जब भी बुक को रीड करता तो जो मुश्किल पॉइंट्स या जो एमसीक्यू मुझसे गलत होते जिस टॉपिक में या बायोलॉजी वगैरह में जो लाइन में भूल जाते या जिस टॉपिक के एमसीक्यू मुझसे गलत हो जो चीज़ मुझसे गलत हो जाती, मैं उसको हाईलाइट करता, उसको स्टार वगैरह लगा लेता, तो मुझे पता चल जाता है कि ये पॉइंट मेरा वीक है। और इस तरह ज़्यादातर लोग उसी पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक पेज पर लिख लेते हैं, ताकि वो जब एंड लास्ट वीक होते तो उसमें अच्छी तरह इजीली रिवाइज कर लें। एंड इट्स अ गुड थिंग, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के आदी हैं तो आप बना लें। और ये पीडीएफ वगैरह से डाउनलोड करने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं कि आप दूसरे की नोट्स को पीडीएफ डाउनलोड करिए या प्रिंट कर लें। मेरे ख्याल में ये इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा अगर आप खुद अपनी पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लें अपनी मुताबिक कि आपको जो पॉइंट्स वीक है या जहाँ पे जो टॉपिक्स आपको जिन टॉपिक्स में मसले या जो चीज़ें आपसे भूलती हैं इजीली, तो और इस तरह बाई के आसान एमसीक्यूज़ के लिए भी टाइम नहीं बाकी नहीं रहता, तो वो आसान एमसीक्यूज़ भी इंसान से मिस हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आसान एमसीक्यूज़ को करना चाहिए, बाद में मुश्किल को करना चाहिए। करते हैं तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें मेरे वीक है, इस पेज पे ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें मुझे आते हैं ये नहीं आते, तो आपका अटेंशन खुद ही उन वीक पॉइंट्स पे चला जाता है। तो अगर आप बना लें ये बेहतर होगा अगर आप शॉर्ट नोट्स की आदी हैं। और दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आप एमडीकेट के लिए अपनी मेन फोकस अपनी टेक्स्ट बुक को ही बनाएं, किसी दूसरी गाइड्स वगैरह पे मेन फोकस ना डालें। अगर आप उससे हेल्प लेते ठीक है, लेकिन अपनी मेन फोकस अपनी बुक को ही बनाना है। और अब आते हैं प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। ज़्यादातर लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या फिजिकल टेस्ट देने का कोई फ़ायदा होता है कि नहीं, या ऑनलाइन घर बैठकर दे दें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो फिजिकल टेस्ट चूँकि वीक में एक ही दफ़ा होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप फिजिकली ही दे दें प्रैक्टिस टेस्ट को, तो ये बेहतर होगा। फिजिकली टेस्ट देने से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, कौन सा पोर्शन पहला करना है, कौन सी पोर्शन बाद में करना है। एंड इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा पोर्शन पहला करना चाहिए, कौन सा एंड में करना चाहिए। वैसे मेरा ये तरतीब था कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता, मैं जब टेस्ट करने बैठ जाता तो मैं सबसे पहले बायो का पोर्शन करता, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का कर लेता, फिर फिजिक्स का कर लेता और एंड में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। इसका फायदा ये होता है कि जब मैं फिजिक्स का पहला शुरू कर देता तो उसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज ट्रिकी या मुश्किल होते हैं, तो वो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर लेता। और अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए कि इन लास्ट 2 मंथ्स को किस तरह मैनेज करें कोर्स को वक्त पर ख़त्म करने के लिए। हमारा भी सेम सिचुएशन था जब हमारा एफएससी का एग्ज़ाम ओवर हुआ तो हमारे एमडीकेट के लिए 2 मंथ्स ही रहते थे। तो मैंने तो कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की, तो मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर ली और मैंने एक एकेडमी के साथ जो वीकली टेस्ट अरेंज करते हैं उसके साथ ही अपने आप को लिंक कर दिया। मतलब वो वीकली जितने चैप्टर्स टेस्ट के लिए देते मैं उसको कवर करता, उस टेस्ट के लिए जाता और टेस्ट देता। टेस्ट में ये मार्क्स शुरू में कम आ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इसमें शर्मिंदगी की बात है, पर जो एमसीक्यूज आप गलत करते हो उन गलत एमसीक्यूज को आपने नोट करना है। इस तरह मैंने फर्स्ट ईयर की जो कोर्स है उसने मुझसे पहला जो मंथ था 30 डेज लिए फर्स्ट ईयर के कोर्स ने। जब फर्स्ट ईयर का कोर्स खत्म हुआ तो सेकेंड ईयर का कोर्स शुरू कर दिया। चूंकि 1 मंथ रहता था तो मैंने सेकेंड ईयर के जो कोर्स वीकली टेस्ट थे वो मैंने नहीं दिए, क्योंकि मुझे कोर्स जल्दी खत्म करना था। तो सेकेंड ईयर का कोर्स मैंने तकरीबन 18 डेज को 17 डेज में खत्म कर दिया और वीकली टेस्ट मैंने नहीं दिए। मैंने सेकेंड ईयर के सिर्फ ग्रैंड टेस्ट दिए जो फुल बुक में होते हैं, मैंने सिर्फ वो टेस्ट दिए। इस तरह जब मेरा फर्स्ट और सेकंड का कोर्स खत्म हुआ तो हमारे एमडीकेट के लिए ऑलमोस्ट 7 डेज रहते थे, तो उसके लिए मैंने रिवीजन के लिए छोड़ दिए थे। हमने रिवीजन स्टार्ट भी किया था कि हमारे एमडीकेट के लिए डिले हो गया और उसमें तकरीबन 15 to 17 डेज का डिले आ गया था। मेरे ख्याल में 3 वीक्स का डिले था उसमें। तो
फिर उस डिले ने हमें, उस डिले की वजह से हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए और हमारे लिए तो ये डिले आ गया, पर आप लोगों के लिए मुश्किल है कि ये डिले आ जाए। तो आपने लास्ट 7 to 8 डेज रिविजन के लिए रखनी है, जिसपे आपने कोर्स रिवाइज करनी है। और अगर आप इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए इस शुरू की 45 डेज में, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट में आपको रिविजन करना इजी होगा फिर। एंड आपने सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप प्रेशर है, अगर आपने फेडरल बुक्स पहले नहीं पढ़ी, तो इन लास्ट 2 मंथ्स में फेडरल बुक्स पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरह आपके जो 95% MCQs जो आपके अपने टेक्स्ट बुक से आते हैं वो भी आपसे रह जाएंगे, और साथ में जो फेडरल पॉइंट्स है वो भी आपको इतना हेल्प नहीं देंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेनली अपनी KPK बुक्स पर ही फोकस करें। जो रिपीटर्स हैं उन्होंने शायद पहले फेडरल बुक्स को पढ़ा होगा, तो उनके लिए अगर वो भी रिवाइज भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फ्रेशर के लिए यही सजेशन होगी कि वो अपनी ही बुक पर फोकस करे। और मैं अपनी एक्सपीरियंस पर बताऊँ, मैंने भी फेडरल की बुक्स नहीं देखी थी एज अ फ्रेशर जब मैं एमडीकेट दे रहा था। तो जो MCQs आए थे 5-6 MCQs, तो उसमें ज़्यादातर तुक्का लग जाता है, कुछ इंसान कॉमन सेंस से ही टिक कर लेता है, तो ये चीज़ें मैनेज हो जाती है वहाँ पे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेनली अपनी बुक्स पर ही फोकस रखें। ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब सारी चीज़ें बुक से ही आती हैं। अपनी बुक से बाय नहीं जाना। आप पिछले साल तो 2 टेस्ट में, आप उन 2 टेस्ट को खूब देखे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें बुक से ही आते हैं, बुक के बाहर कुछ नहीं आता। एंड लास्ट 2 मंथ्स में आप सब लोगों को यही चाहिए कि आप लोग अपनी फ़ोन का यूज़ इंतहाई ही कम करें, खासकर सोशल मीडिया और टिकटॉक वायरस, इन सब चीज़ों से अगर दूर रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। देन मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी खास स्पेशली फूड और नींद का खास ख्याल रखें, और अपनी नींद को 7 to 8 आवर्स के दरमियान में रखें। इसे ना ज़्यादा बढ़ाएं और ना ही ज़्यादा कम करें। अपनी नींद को इतना कम ना करें कि फिर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो। डिप्रेशन की वजह से इंसान को जब चीज़ें आ भी जाती हैं तो वो भी इंसान सही तरह से हैंडल नहीं कर सकता। तो यही मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अपनी लास्ट डेज में, या मतलब तकरीबन थ्रू आउट एमडीकेट की जो 2 मंथ्स है, इसमें अपनी नींद और खुराक का खास ख्याल रखें। थैंक यू।